लंबी सियासी उथल पुथल के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया। वो नए मुख्यमंत्री के पद संभालने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। एक दिन पहले ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की थी, जिसके अगले दिन उन्होंने देहरादून में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया कि अब वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं। सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। हालांकि वो मीडिया के इस्तीफे की वजह से जुड़े सवालों को टाल गए। आखिर वजह क्या रही? इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन कांग्रेस ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे देते ही इस मुद्दे को लपक लिया और बीजेपी पर हमला किया। देखिए, जनता इसको भाजपा को दंड देगी। अभी आप लोग कुछ करेंगे सरकार के खिलाफ या चुनाव का इंतजार करेंगे? हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। खबर है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत से उनकी पार्टी के कुछ विधायक नाराज थे, जिसकी वजह से उन्हें करीब 4 साल तक सीएम रहने के बाद इस्तीफा देना पड़ा। इस बीच राज्य में नए सीएम के चेहरे की तलाश तेज हो गई, जिसके लिए आज विधायक दल की बैठक होगी और शाम तक मुख्यमंत्री का नाम फाइनल हो जाएगा। इस बैठक में उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम भी शामिल होंगे। खबर मिली है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद के लिए धन सिंह रावत का नाम केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा है। इसके अलावा वहां एक उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है, जिसके लिए पुष्कर सिंह धामी का नाम सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, पता चला है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को अब केंद्र में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऑल इज वेल है, अभी वेल ही है, हमें तो कोई समस्या नहीं है। कोई भी सोई वेल था, अभी वेल है। त्रिवेंद्र रावत जी पहले एक स्टेट देख रहे थे, अब केंद्र को देखेंगे। उत्तराखंड के केदारनाथ में हो रही बर्फबारी ने वहां के लोगों की परेशानी बढ़ा दी। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से वहां के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई, जिसने वहां के लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया। केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास मौजूद सभी दुकान, मकान और होटल बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। वहां के सभी रास्ते भी बर्फ में गुम हो गए। कई फीट जो है बर्फ यहाँ पे पड़ी हुई है और जो कॉटेज हैं, जो यहाँ पे भवन हैं, उनकी छत भी जो है पूरी बर्फ से लबालब हो चुकी है। आसपास की पहाड़ियों पर भी बर्फ ने डेरा जमा लिया। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ और दिनों तक उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अनुमान जताया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज हल्दिया में अपना नामांकन भरेंगी। नामांकन से पहले ममता नंदीग्राम के शिव मंदिर में पूजा करेंगी। इसके बाद वो दोपहर 2:20 के बीच पर्चा दाखिल करेंगी। बताया गया कि ममता के नामांकन भरने के लिए यही शुभ मुहूर्त निकाला गया है। वहीं ममता बनर्जी को नंदीग्राम में चुनौती दे रहे शुभेंदु अधिकारी भी आज वहीं रहेंगे और वहां जानकीनाथ मंदिर तक पद यात्रा करेंगे और पद यात्रा के बाद शुभेंदु मंदिर के पास ही बने बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन भी करेंगे। शुभेंदु अधिकारी को 12 मार्च को नामांकन भरना है। दूसरे वनडे में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीकी टीम को दूसरे वनडे मैच में 9 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ 5 मैचों की सीरीज अभी 1-1 से बराबर हो गई। इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीकी टीम ने पहले खेलते हुए 41 ओवर में 157 रन बनाए, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने 29वें ओवर में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इस मैच में झूलन गोस्वामी ने 4 विकेट हासिल किए, जबकि स्मृति मंधाना ने शानदार 80 रनों की पारी खेली। जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल के बिगड़े बोल पर घमासान छिड़ गया। उन्होंने जमीन विवाद से जुड़े एक मामले पर यह बयान दिया। हमारे पास तो रिवॉल्वर रहता है ना, हर वक्त जरूरत पड़ा ठोक देंगे। जिसके बाद आरजेडी ने गोपाल मंडल के बयान की आड़ में नीतीश कुमार को घेर लिया। मुख्यमंत्री का उसमें सहयोग है, तभी वैसे लोगों का मन बढ़ा हुआ है। बात बढ़ी तो जेडीयू ने अपने विधायक की भाषा की आलोचना करके विवाद शांत करने की कोशिश की। इस तरह की यदि बातें उनके द्वारा बोली गई है तो ये अच्छी नहीं है। ईडी ने पंजाब एकता पार्टी के विधायक सुखपाल सिंह खेरा और उनके दामाद के ठिकाने पर छापेमारी की। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में दिल्ली और पंजाब समेत कई जगहों पर ये छापेमारी की गई। इस मामले में जल्द ही कई और लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। भारत की नौसेना के बेड़े में अब से थोड़ी ही देर में खतरनाक सबमरीन जुड़ने वाली है। आईएनएस करेंज एक ऐसी पनडुब्बी है जो भारत की समुद्री सीमाओं को केवल सुरक्षित ही नहीं करेगी, बल्कि दुश्मनों के दिल में डर भी पैदा करेगी। क्योंकि इस पनडुब्बी में टॉर्पीडो से लेकर न्यूक्लियर मिसाइल तक ले जाने की ताकत है। आईएनएस करंज को इसी वजह से
साइलेंट किलर भी कहा जाता है। प्रोजेक्ट 75 के तहत बन रही 6 पनडुब्बियों में तीसरी पनडुब्बी है जो पूरी तरह से भारत में बनी है। The new Karanj truly encapsulates the spirit of Atmanirbhar Bharat and Make in India. न्यूज 18 की टीम INS करंज पर पहुंची। ये पूरी जो है वो 67 मीटर लंबी सबमरीन है और 12 मीटर ये चौड़ी सबमरीन है और बताया जा रहा है कि ये सबमरीन लगभग 2 महीने तक पानी के अंदर समंदर में रह सकती है। समुद्री सीमाओं की सुरक्षा इस वक्त देश की बड़ी चिंता है, इसलिए नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत मिलने वाली पनडुब्बियों का शिद्दत से इंतजार था। इस सबमरीन के बाद हर 1 साल में हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक और स्कॉर्पियन सबमरीन हमारे साथ जुड़ती जाएगी। INS करंज पानी के 1100 फीट नीचे तक जा सकती है। 2 महीने तक पानी के नीचे रहने की क्षमता इसे बेहद खास बनाती है। इसके अलावा सबसे आधुनिक सोनार सिस्टम और राडार दुश्मन की आहट भर होते ही चौकन्ना करने के लिए काफी है। म्यांमार में सेना की क्रूरता पर खून का घूंट पीकर बैठे प्रदर्शनकारी अब और जुल्म सहने को तैयार नहीं है। जब वहां सेना की सत्ता के दंभ में अपने लोगों की ही जान लेने से नहीं हिचक रही, तो जनता भी ईंट का जवाब पत्थर से देने लगी है, जिसकी एक तस्वीर मीत जीना शहर से सामने आई। हालांकि इससे पहले लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिर सुरक्षा बल ने बेवजह उन पर अपनी ताकत की जोर आजमाइश शुरू कर दी। उसने 2 लोगों के सीधे सिर पर गोली मारी और उन्हें मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद तो प्रदर्शनकारी इतने आंख बबूला हुए कि उन्होंने सड़क पर पड़े पत्थर अपने हथियार बना लिए। म्यांमार के डवई शहर में तो प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बल को नाको चने चबवा दिए। उन्होंने पुलिस के हर वार का तोड़ निकाल दिया। पुलिस ने लोगों को तितर बितर करने के लिए जैसे ही आंसू गैस छोड़ा, उन्होंने उस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, बल्कि कुछ तो गुलेल चलाते भी नजर आए। आंसू गैस के जवाब में प्रदर्शनकारी फायर एक्सटिंग्विशर लेकर पहुंच गए। कुछ ने तो आंसू गैस के गोलों को पैर मार मार कर ऐसे बुझाया जैसे वो कोई मामूली पटाखे हो। साथ ही लोग आंसू गैस के गोलों पर बाल्टी भर भर कर पानी डालते भी नजर आए। मध्य प्रदेश के सतना से एक डराने वाला वीडियो सामने आया। बताया गया कि वहां छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़के के भाई की जमकर पिटाई कर दी गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में कुछ लोग एक लड़के को जमकर पीटते दिखे। इस दौरान लड़का बुरी तरह करहाता नजर आया, लेकिन वो लोग नहीं पसीजे और उसे जमीन पर गिराकर पीटते नजर आए। बताया गया कि हमलावर उस लड़के की बहन को लगातार परेशान कर रहे थे, लेकिन जब वो उन्हें समझाने पहुंचा तो उन्होंने उस पर ही हमला बोल दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी जांच में जुट गई और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी को पकड़ लिया। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम की एक जनसभा में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बीजेपी को नसीहत दी कि वो उन्हें हिंदू धर्म सिखाने की कोशिश ना करे। इस मौके पर ममता बनर्जी ने रैली के मंच से चंडी पाठ भी किया। আমি একটা চণ্ডী পাঠ করি, ওং জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা क्षमा धात्री साहा सदा नमस्तुते। नामांकन से पहले नंदीग्राम पहुंची ममता बनर्जी ने मंच पर सिर्फ चंडी पाठ ही नहीं किया, बल्कि वो इसके बाद चंडी मंदिर भी पहुंच गई, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो पूरे लाव लश्कर के साथ मंदिर के अंदर गईं। इस दौरान कई नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। मंदिर पहुंचकर उन्होंने दुर्गा की मूर्ति के सामने पूजा की। इसके बाद जब वो मंदिर से बाहर निकली तो दोनों ओर खड़े लोगों ने उनके समर्थन में नारे लगाए। इस दौरान वो हाथ जोड़कर आगे बढ़ती रही, लेकिन जब वो थोड़ा आगे निकली तो कुछ लोगों ने उनके पैर भी छुए। इस तरह वो लोगों का अभिवादन करते हुए वहां से आगे निकल गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चंडी मंदिर से निकलकर बाहर निकलती हुई ये जो है काफिला है ममता बनर्जी का, यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं चंडी मंदिर में। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने दर्शन किया। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी के चंडी पाठ पर तंज किया और दावा किया कि वो विकास के नाम पर वोट मांगने से भाग रही हैं। मुझे यही समझ में नहीं आता कि एक प्रदेश के 10 साल के मुख्यमंत्री जिसको मंच पर खड़े होकर विकास की बात करना चाहिए कि मैंने ये इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, इतने बेरोजगार लोगों को नौकरियां दी, इतने उद्योग बंद चालू करवाए, इतना प्रदेश में विकास किया, अब वो चंडी पाठ करके ये सिद्ध करने की कोशिश कर रही है कि मैं हिंदू हूँ। ऐसा क्या पाप किया उन्होंने जो मंच पे जाकर उनको चंडी पाठ करना पड़ रहा है। ओवैसी ने तमिलनाडु में दीनाकरन की पार्टी से गठबंधन किया।
असदुद्दीन ओवैसी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए शशिकला के भतीजे टीटीवी दिनाकरन की पार्टी से गठबंधन कर लिया। अब AIMIM वहां 3 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उनकी पार्टी कैंडिडेट अलायंस के कैंडिडेट्स को हम लोग कामयाब करने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना के 427 नए मामले सामने आए, जिस पर राज्य सरकार ने चिंता जताई और सख्ती के संकेत दिए। काफी चिंता का विषय है सरकार का। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बैठक ले रहे हैं। आरोप है कि दिल्ली के राजौरी गार्डन में मामूली विवाद में कुछ लोगों ने एक आदमी की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने मारे गए आदमी के पड़ोस में रहने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अभी हम लोगों ने इसमें 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और इसमें 4 लोगों को और अभी हम अरेस्ट करेंगे। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के झारग्राम में रोड शो निकाला। बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम विधानसभा सीट से ममता बनर्जी के खिलाफ मैदान में उतारा है। बिहार विधानसभा में एक दिन पहले आरजेडी एमएलसी सुबोध राय पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भड़कने के बाद महुआ से आरजेडी विधायक मुकेश रोशन हाथों में ब्लड प्रेशर जांचने की मशीन और स्टेथोस्कोप लेकर विधानसभा पहुंचे। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन आज बिहार विधानसभा में ये बीपी का मशीन और आला लेकर पहुंचे हुए हैं। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने मुख्यमंत्री के गुस्से पर तंज कसते हुए उन पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। सवाल को जो अगर कोई रखता है तो उसके ऊपर आप इतना गुस्सा करते हैं, वो अच्छा नहीं है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी वीरेंद्र का तबादला कर दिया। वीरेंद्र की जगह आईपीएस नीरज नयन को तैनात किया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश दिए गए कि वीरेंद्र को चुनावों से जुड़े किसी भी काम की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। चुनाव आयोग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि राज्य की चुनावी तैयारियों की स्थिति की समीक्षा के बाद आयोग ने पी नीरज नयन को पश्चिम बंगाल के डीजीपी के पद पर तैनात किया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और वहां के अलग अलग इलाकों से बम मिलने की घटनाओं ने सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने एक बार फिर दक्षिण 24 परगना से 170 बम बरामद किए हैं। पुलिस को खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली थी कि जिसके बाद उसने इलाके में छापा मारा और बमों को अपने कब्जे में ले लिया। बमों का जखीरा देखकर तुरंत बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया, जिन्होंने धमाका करके बमों को नष्ट कर दिया। इससे पहले मालदा में एक आम के बाग में बम मिले थे और उससे पहले आईएसएफ पार्टी के कार्यकर्ता के घर से भी बम बरामद किए गए थे। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के बीच ही एनडीए को झटका लगा। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट है कि कैप्टन विजयकांत की पार्टी डीएमडीके ने एआईडीएमके से गठबंधन तोड़ लिया, जिसके पीछे सीटों पर समझौता नहीं हो पाने को वजह बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक डीएमडीके ने शुरुआत में 41 सीटों की मांग की थी। हालांकि बाद में पार्टी 26 सीटों पर समझौते के लिए तैयार थी, लेकिन एआईएडीएमके 13 सीटों से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं थी। लिहाजा डीएमडीके गठबंधन से अलग हो गई, जिसके कमल हासन की पार्टी से गठबंधन की भी अटकलें हैं। हालांकि कमल हासन की पार्टी सीटों को लेकर अपनी रणनीति का ऐलान पहले ही कर चुकी है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल को मतदान है। अफगानिस्तान के बामियान में वहां के लोगों ने तालिबान और आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देते हुए बुद्ध की वर्चुअल प्रतिमा बनाकर शांति का संदेश दिया। करीब 1,500 साल पहले बनाई गई बुद्ध की इन प्रतिमाओं को तालिबान ने 2001 में विस्फोटकों के जरिए तोड़ दिया था, जिसके 20 साल पूरे होने पर वहां के लोग लालटेन लेकर बामियान घाटी में ठीक उसी जगह पहुंचे। लोगों के समूह ने बामियान घाटी तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर का पैदल सफर तय किया। बाद में इन लोगों ने बुद्ध की मूर्ति की जगह उनकी एक 3D मूर्ति बनाई, जिसे ठीक उसी जगह बनाया गया जहां 20 साल पहले बुद्ध की 53 मीटर ऊंची एक मूर्ति मौजूद थी। इस दौरान वहां कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, जिनमें शांति का संदेश दिया गया। बामियान में बुद्ध की ये मूर्तियां 4वीं और 5वीं सदी में बनाई गई थी, लेकिन तालिबान ने उन्हें तबाह कर दिया था। राजस्थान में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल समेत 6 राज्यों से आने वालों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी कर दिया गया, जिसके बाद एयरपोर्ट, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। इन 6 राज्यों से आने वाले जिन यात्रियों के पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, उनको रोका भी जा रहा है। आपको बता दें, प्रशासन के मुताबिक कोरोना से ज्यादा प्रभावित 6 राज्यों से आने वाले लोगों के पास 72 घंटे पहले की जांच रिपोर्ट होना जरूरी है, तभी उन्हें राजस्थान में आने दिया जाएगा।
यमन के 23 शहर से हुती विद्रोहियों को खदेड़ने के लिए वहां की सेना की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। यमन की सरकार और हुती विद्रोहियों के बीच करीब 6 साल से चल रही जंग में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और सत्ता की ये लड़ाई अब भी जारी है, जिसके सामने आई तस्वीरों में यमन की सेना के जवान हुती विद्रोहियों से लोहा लेते नजर आए। उन्होंने इतनी गोलीबारी की कि वीरान इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। सेना ने गोलियों की ऐसी बौछार की कि हुती विद्रोहियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और सामने आई एक तस्वीर में उस पार एक पहाड़ पर खड़ा एक विद्रोही ढेर होता हुआ भी नजर आया। बताया गया कि सेना ने शहर के कई इलाकों में हुती विद्रोहियों को खदेड़कर अपना कब्जा भी जमा लिया है। नंदीग्राम का संग्राम जीतने के लिए ममता बनर्जी हर पैंतरा आजमा रही हैं। एक तरफ वो खुद को हिंदू बुला रही हैं, चंडी पाठ कर रही हैं, तो दूसरी तरफ आम लोगों के बीच जाकर चाय पिलाने का काम भी कर रही हैं। नामांकन के लिए नंदीग्राम पहुंची ममता बनर्जी जब एक चाय की दुकान पर पहुंची तो वहां वो खुद कई कपों में चाय छानकर लोगों को बांटने लगी। इतना ही नहीं, ममता ने खुद वहां बैठकर चाय भी पी। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें 2 लड़कों की कुछ लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। बताया गया कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर ये दोनों लड़के गन्ने के खेत में अपनी प्रेमिका से मिलने गए थे, जिन्हें कुछ लोगों ने पकड़ लिया और इतना मारा कि वो अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं बचे, जो कि सामने आए वीडियो में भी साफ दिखा। पिट रहे प्रेमियों में एक को कुछ दूरी तक घसीटकर एक आदमी ले गया तो दूसरे को लात घूंसों से जमकर पीटा गया। उन दोनों की हालत ऐसी हो गई कि वो अपना वजन संभालने में भी लड़खड़ाते दिखे। जब इसका वीडियो सामने आया तो पुलिस ने भरोसा दिया कि इस मामले में जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जांच करा के अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जब भीड़ में शामिल कुछ लोग दोनों लड़कों को पीट रहे थे तो दर्द से करहाने के बावजूद किसी ने भी उनकी एक नहीं सुनी। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग वहां पहुंचे और दोनों लड़कों को पिटने से बचा लिया। रायपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का 9वां मैच इंडिया लेजेंड्स और इंग्लैंड लेजेंड्स के बीच खेला गया, जिसमें इंग्लैंड लेजेंड्स ने इंडिया लेजेंड्स को एक कड़े मुकाबले में सिर्फ 6 रन से हरा दिया। क्योंकि पिछला मैच 10 विकेट से जिताने वाले सहवाग और सचिन की जोड़ी इस मैच में कोई कमाल नहीं कर पाई और वीरेंद्र सहवाग एक गेंद पर छक्का मारने की कोशिश में कवर्स में कैच दे बैठे। टीम का स्कोर महज 16 पर पहुंचते ही मोहम्मद कैफ क्लीन बोल्ड हो गए। स्कोर बोर्ड में 1 रन और जुड़ते ही सचिन तेंदुलकर भी मॉन्टी पनेसर की गेंद पर स्टंप आउट हो गए। 6 ओवर खत्म होने से पहले ही टीम इंडिया ने केवल 34 रन के स्कोर पर 4 विकेट खो दिए। लेकिन ये मैच लेजेंड्स का था तो इसमें रोमांच का तड़का लगना तो बाकी ही था। इरफान पठान और गोनी ने इंडिया लेजेंड्स को मैच में वापसी करवा दी। इरफान पठान ने सिर्फ 34 गेंदों में 61 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 5 छक्के लगाए, तो वहीं उनके साथी मनप्रीत गोनी ने महज 16 गेंदों में 35 रन बना डाले। लेकिन उनकी ये धमाकेदार पारी भी इंडिया लेजेंड्स को जीत दिलाने में नाकाम साबित हुई और इंग्लैंड लेजेंड्स ने इस मैच को 6 रन से जीत लिया। हालांकि दर्शकों ने इस मैच को पैसा वसूल बताया। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी जीतने की, लेकिन बाद में इरफान पठान और गोनी ने कमाल दिखा दिया और मैच को एक अच्छे मुकाम पर लाया। भारत और इंग्लैंड का यह दूसरा मैच था जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग स्टेडियम पहुंचे थे। वैक्सीन की सप्लाई के मामले में राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने आ गई। न्यूज 18 के भवानी सिंह की रिपोर्ट है कि राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार पर कम तादाद में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई का आरोप लगाया और राज्य में वैक्सीन की वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली पहली डोज बंद कर दी गई। राजस्थान सरकार ने बताया कि उसके पास केवल 1 दिन की वैक्सीन की खेप बची हुई है, इसलिए वो उन्हीं लोगों को वैक्सीन देगी जिनको दूसरी डोज लगनी है। लेकिन केंद्र सरकार के आंकड़े जारी करते हुए दावा किया गया कि राजस्थान सरकार के पास वैक्सीन की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो वहीं राजस्थान सरकार का दावा है कि केंद्र ने उसे कोरोना वैक्सीन की करीब 30 लाख डोज दी, जिनमें करीब 22 लाख लगाई जा चुकी हैं, जबकि केंद्र का दावा है कि राजस्थान को वैक्सीन की करीब 38 लाख डोज दी जा चुकी हैं, जिनमें अब तक करीब 24 लाख डोज लगाई जा चुकी है। और अब बताया जा रहा है कि राजस्थान को आज केंद्र सरकार से टीके की 6,78,000 डोज और मिलेगी। हालांकि इन आरोपों और प्रत्यारोप के बीच उन लोगों की खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जो राजस्थान के अलग अलग इलाकों में वैक्सीन की पहली डोज लगवाने पहुंचे। नोटिस चिपका दिया गया कि केवल जो वैक्सीनेशन की दूसरी डोज है, जो फ्रंटलाइन वर्कर है जिनको पहली डोज लगी, सिर्फ वही लगाई जा रही है। सीनियर सिटीजन को यानी सेकंड फेज को
वैक्सीन नहीं लगेगी। यूपी के चीनी मिल घोटाला मामले में बीएसपी के पूर्व विधायक पर कार्रवाई हुई। यूपी के चीनी मिल घोटाले के आरोप में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। उसने सहारनपुर में बीएसपी के पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल की 7 संपत्तियों को जब्त कर लिया। दिल्ली के आजादपुर मंडी में 2 लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। आशंका है कि कुछ लोगों ने चोरी के आरोप में इन दोनों को पीटा, जिससे इनकी मौत हो गई। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए अब पहले से 2 गुना समय मिलेगा। चुनाव आयोग ने ये फैसला इसलिए किया क्योंकि कई प्रत्याशी कोरोना की वजह से मतदाताओं के घर तक नहीं पहुंच पा रहे। गुजरात में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद फिर जांच तेज कर दी गई। अहमदाबाद में कोरोना जांच केंद्र पर भीड़ दिखाई दी, जबकि सूरत के अलग अलग हिस्सों में भी जांच के केंद्र बना दिए गए। तो अपनी टीमें बढ़ाकर टेस्टिंग की तादाद बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर विपक्ष ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया, जिस पर राज्य सरकार ने साफ किया कि ये वादा कांग्रेस की सरकार ने किया था। कर्ज माफी का प्रश्न हमारा नहीं है, कांग्रेस का है। कांग्रेस से पूछो क्यों नहीं किया उन्होंने, हमने कोई वादा नहीं किया था। इस बयान के सामने आते ही कांग्रेस ने राज्य की शिवराज सरकार को घेर लिया। मूल बात यह है कि अब किसान कर्ज माफी सरकार नहीं करना चाहती है। पश्चिम बंगाल में चुनाव माहौल के गरमाने के साथ मिठाइयां भी चुनावी रंग में रंगनी शुरू हो गई। वहां के सिलीगुड़ी में मिठाई की एक दुकान में अलग अलग पार्टियों के चुनाव निशान वाली मिठाइयां लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। क्योंकि ये मिठाइयां आम मिठाइयां जैसी नहीं है, बल्कि इनमें पश्चिम बंगाल का सियासी रंग चढ़ा दिख रहा है। इस दुकान में जहां बीजेपी के निशान कमल के फूल वाली मिठाई देखने को मिली, तो वहीं टीएमसी और सीपीआईएम के चुनाव निशान वाली मिठाई भी देखने को मिली। वहीं लोग भी इन मिठाइयों को खरीदकर बेहद खुश नजर आए। मिठाई खाने के बाद अच्छा मुंह मीठा करके इलेक्शन करो, ये सबसे अच्छा मोटिवेशन है। दुकानदार ने बताया कि उनका ये आइडिया लोगों को खूब पसंद आ रहा है, क्योंकि पूरा पश्चिम बंगाल चुनावी रंग में रंगा है। ऐसे में ये मिठाइयाँ उनकी पहचान बन गई हैं। ये बार भी राज्य विधानसभा इलेक्शन चल रहा है, उसके बारे में सब सिंबल बना के आदमी लोगों को पेश कर रहा है। दुकानदार के मुताबिक उन्होंने ये मिठाइयाँ चुनावी माहौल को देखते हुए तैयार की थी, लेकिन अब उनकी डिमांड काफी बढ़ गई है। मुंबई के पास ठाणे से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें एक प्लास्टिक फैक्ट्री आग की भीषण लपटों से घिरी दिखाई दी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का अंदेशा जताया गया, जिसने कुछ ही पलों में पूरी फैक्ट्री को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आग लगते ही फैक्ट्री की छत से भीषण लपटें उड़ने लगी। प्लास्टिक का सामान ज्यादा होने की वजह से आग तेजी से भड़कती चली गई, जिस वजह से पूरे इलाके में काला धुआं छा गया। काले धुएं ने आसपास की दूसरी कंपनियों में काम करने वाले लोगों को खौफ से भर दिया। इस बीच जिस फैक्ट्री में आग लगी थी, उसके कर्मचारी फटाफट अंदर रखा सामान बाहर निकालने लगे। तब तक वहां दमकल की गाड़ियां भी पहुंच गईं और फिर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। प्लास्टिक कंपनी होने की वजह से आग जो कंट्रोल में है वो जल्दी नहीं आ रही है। आग कितनी भीषण थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 15 से ज्यादा गाड़ियों को लगाया गया। कई घंटे की मेहनत के बाद आग बुझा ली गई। बताया गया इस हादसे में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बीजेपी ने बटला हाउस एनकाउंटर केस में आरिज खान को दोषी करार दिए जाने के बाद कांग्रेस और टीएमसी समेत विपक्ष को घेरा। बीजेपी ने बटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों पर जोरदार हमला किया। ममता जी, आज आप एक मुख्यमंत्री हैं, 1-1.5 महीने में क्या होगा देश जानता है। आपका क्या आप माफी मांगेंगी? सोनिया गांधी जी, विल यू अपोलोजाइज?